नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करेंगी sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे। उससे पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी सब स्क्रीन पे। अच्छा, मैंने रियलाइज नहीं करा था, लोग ट्विटर से ज्यादा इंस्टाग्राम में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा क्वेरीज आजकल वहां पे आने लगी हैं। पर आप लोगों को लाइव जुड़ना है। जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं की क्वेरीज एंटरटेन कर पा रहा हूं, और मैं पर्सनल उस पर मैं कोई आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि इस प्रोग्राम में शेड्यूलिंग हो जाए, शर्मिला जैसे देश के जो तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स हैं वो रिप्लाई करें आपकी क्वेरीज का। तो अगर आप एक्सपेक्ट करें उन प्लेटफॉर्म से रिवर्ट क्वेरी स्पेसिफिक, वो अनलाइकली है। लाइए मार्केट स्क्रीन पर। ठीक है, फ्लैट हैं, पस्त पड़े हुए हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है। ये मार्केट 50-60 पॉइंट निफ्टी एक समय करेक्टेड था। एक 711 710 दिन के लोज, हम 790 के आसपास खड़े हुए, 17,700 के ऊपर। पहली सुबह चर्चा यही हुई थी, 17,700 के आसपास गिरावट में खरीदारी करने का मन, वो टूटा। अगर 17,700 के लेवल से इंपॉर्टेंट एवरेज की तरफ बाजार बढ़ेगा तो भी खरीदारी करने का मन बनाएगा इस बाजार में। 17,700 के करीब खरीदा होता आज के दिन, तो 17,711 से ही बढ़िया घुमा है, और वहां से 80 पॉइंट ऊपर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन हाँ, अगर सिर्फ कल की क्लोजिंग से आज का देखूं तो म्यूटेड सा कामकाज, पर हाईलाइट वो रिकवरी। और प्रेशर इसीलिए माउंट हो रहा था क्योंकि कुछ हैवीवेट तो रिजल्ट आज कुछ थे नहीं। ग्लोबल क्यूज थोड़ी दिक्कत में आ गए थे। वो यूएस कल पेन में था। आज के फ्यूचर्स उछाल दिखा रहे हैं, पर सुबह से मैं देख रहा हूं उछाल कोई मीनिंगफुल आया नहीं है। वो नैस्डैक ही उछल रहा है, डाउ फ्लैटिश ही है, स्लाइटली इन ग्रीन है। तो कंसर्न्स थोड़े से वेग कर रहे हैं। उन सब के बावजूद हम थोड़े से रेजिलिएंट हैं। 17,800 के आसपास भारतीय बाजार फिर कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। 17,807 कल का हाई था। 807 से हम गिरे थे, हम वही 800 के आसपास के कल के हाईज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए, बेसिक आइडिया, सवाल जवाब का सिलसिला टिकर टीम बढ़िया तरीके से मार्केट स्क्रीन पे चलाती रहेगी, आप नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ नोटवर्दी होगा तो हम भी उस पर बातचीत कर लेंगे शर्मिला से। लेकिन अब आज हम लोग को जाना है हरियाणा, गुरुग्राम जाना है, हिसार जाना है हरियाणा में ही, और दिल्ली आना है। सबके सब जुड़ी चुके हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गुरुग्राम से दीपा जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। दीपा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार में आए, कितना समय हो गया? सर गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र। मैं शेयर मार्केट में 2021 में आई थी, और लास्ट ईयर बेसिकली। लास्ट ईयर, यस। 2 साल हो गए मुझे। और मैंने जब जुड़ी थी तब मैंने आपसे एक क्वेरी करी थी जून में 2021 में। ये सेकंड टाइम मेरी क्वेरी है, पर उस टाइम एक ही क्वेरी सॉल्व हुई थी। तो आशीष जी प्लीज इस बार थोड़ी, मैं तो, आप जानते हो मैं तो ज्यादा बोलता नहीं हूँ, सब कुछ शर्मिला के हाथ में है। शर्मिला जी ज्यादा सॉल्व। चलिए दीपा मैम, वेलकम बैक 2 साल डाउन द लाइन। इन्फोसिस ऑलरेडी लिया हुआ है या लेने का मन है? नहीं सर, मेरी क्वेरी इन्फोसिस की बाद में है, पहले है। हाँ। कि बिला जी ये बताइए मुझे, मैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं जिनको मैं ध्यान रखूं कंपनी सिलेक्ट करते वक्त, शेयर्स बाय करते वक्त? शर्मिला, खुद चुनना है तो कैसे चुनूं, क्या देखूं? तो अगर एकदम शॉर्ट में मुझे बताना होगा तो एक तो आपका नजरिया मेरे हिसाब से लंबा होना चाहिए। यानी मैं वो पर्सपेक्टिव से इस सवाल का जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ। तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि कंपनी कौन से बिजनेस में है, क्या वो बिजनेस के लिए आगे चलकर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। वेदर जैसे इन्फोसिस पर आपका सवाल है, तो इन्फोसिस एक एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनी है, तो फिलहाल उसकी दिक्कतें एक्सपोर्ट्स को लेकर है, क्योंकि जिस तरह का यूएस में एनवायरमेंट है, तो उस तरह के एक मैक्रो लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है, किस तरह के बिजनेस में है। कुछ एकदम ही जैसे नो ब्रेनर होते कि हाँ इनका तो ठीक ही चलेगा आगे चलकर, यानी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आगे चलकर डिमांड अच्छा रहेगा।
फिर उसके बाद आप कंपनी के अर्निंग्स देखें। अर्निंग्स इसलिए देखें, एक तो वो ठीक ठाक होने चाहिए और स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल होना चाहिए। वैल्यूएशन का ये मतलब है कि हर एक सेक्टर और कंपनी की एक पीई रहती है, प्राइस टू अर्निंग्स, तो उस हिसाब से आपको कंपनी को देखना पड़ेगा कि वो उस बैंड में है कि नहीं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो आप खरीद सकते हैं स्टॉक, लेकिन फिर आपको शायद ज्यादा रुकना पड़ेगा उस पर पैसे बनाने के लिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज कि एक आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, क्या ये ठीक ठाक लोग है कि नहीं, वो समझना होगा। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगी अभी के एनवायरमेंट के लिए, कि आपको ये स्टॉक को, भले आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको हर 5-6 महीने उसको रिविजिट करना है, बिकॉज बिजनेसेस आजकल बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, यानी कभी कभी एकदम इररेलेवेंट ही हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बहुत अच्छा एग्जांपल लोग हमेशा देते हैं, वो है हम पहले फोटो लेते थे तो वी यूज्ड टू डेवलप, तो एक वो फिल्म बनाने वाली कंपनी थी, सो दैट ऑलमोस्ट वेंट आउट ऑफ बिजनेस ओवरनाइट, क्योंकि अभी कोई प्रिंट ही नहीं करता, यानी हम वो रोल वाला कैमरा ही नहीं इस्तेमाल करते। तो तरह से कभी कभी ऑलमोस्ट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स ईयर्स वो बिजनेस ही एकदम आउटडेटेड हो सकता है। सीडी का बिजनेस, जैसे आई रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी अ लिस्टेड कंपनी जो सीडी बनाती है, लेकिन अभी हम सीडी इस्तेमाल ही नहीं करते, नॉट फॉर म्यूजिक, नॉट फॉर स्टोरेज, नॉट फॉर एनीथिंग। तो वो आपको थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या वो कंपनी का बिजनेस रेलेवेंट है कि नहीं। पर मोटा मोटी ये 4-5 चीजें मैं जरूर देखूंगी बिफोर आई इन्वेस्ट। वो सीडी वाली कंपनी थी मोजर बेयर, है ना? बहुत चर्चा करते थे, ब्लू रे टेक्नोलॉजी, सब याद आने लगा जैसे आपने बोला। लेकिन सुनने में दीपा में जितना आसान लगा ना, उतना आसान है नहीं। करना यही सब है, लेकिन ये सब बड़ा रिगरस प्रोसेस है। और ध्यान रखिए, आप अपना पैसा एट स्टेक लगाने वाले हो, सबसे पहले लंबी अवधि के लिए टाइम होराइजन लंबा रखो। जिस सेक्टर में उतर रहे हो उस सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स कितने ब्राइट हैं, मैक्रोज क्या है उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी का खुद के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उस कंपनी का खुद का बिजनेस उस सेक्टर में कैसा चल रहा है, किस भाव पे मिल रहा है वो स्टॉक, कितने वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, मैनेजमेंट की पेडिग्री कैसी है, प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसा है। और ना सिर्फ ये सब, इस डायनामिक चेंजिंग वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली उस इन्वेस्टमेंट को, अपनी थीसिस को बैक टेस्ट करते रहना, रिव्यू करते रहना। सही समझ किया शर्मिला? यही है ना? परफेक्ट। बस दीपा मैम, होपफुली अगले सवाल के लिए जल्दी लौटूंगा। हिसार से ज्योति कंसल स्क्रीन पे। ज्योति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो ज्योति मैम? सर मैं भी 2021 से ही हूँ शेयर मार्केट में। ये कोविड के बाद से आपने क्यों एकदम से क्यों मन बना कोविड के बाद, ऐसा क्या हुआ? सर नहीं, पहले करना चाहती थी पर बच्चा छोटा था, नहीं टाइम दे पा रही थी। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना शुरू किया, स्कूल जाने लगा तो फिर हाँ। टाइम भी मिलने लगा खुद के लिए, तो स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, टाइम मिला तो हमेशा से मन था, शुरुआत कर दी। अब टाइम मिला मतलब अब आप इस जो टाइम मिलता है, ये स्टॉक आप इन्हीं पैरामीटर जो शर्मिला हाईलाइट कर रही थी, इन्हीं पैरामीटर से स्टॉक चुनना शुरू कर दिया है, या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो आप? सर ट्रेडिंग अभी रिसेंटली एक ट्रेड लिया है बस मैंने RVNL में, वो कल ही लिया था और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। चलिए ठीक है, तो ज्योति मैम पहला सवाल कौन सा है? यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी लिया हुआ है? सर ये शेयर्स, हाँ जी सर मैंने लिया हुआ है। इन पे पहले क्वेश्चन भी पूछा था मैंने सेम फॉर्म पर ये शेयर्स मुझे ना बहुत ज्यादा लॉस दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें लॉस बुक करके क्या मैं वेदांता में वो पैसा लगा दूं? यूनाइटेड स्पिरिट से मुनाफा लॉस बुक करके वेदांता में स्विच। यूनाइटेड स्पिरिट्स 935 पे खरीदा हुआ, 40 शेयर थे लॉन्ग टर्म के लिए, ऊपर के स्तरों पे फंस गए शर्मिला, पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली सता रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। फंडामेंटली सबको पसंद आता है लेकिन ऑफ लेट चला नहीं है। अच्छा, ये कहना गलत होगा वैसे, बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद चला भी था, डबल हुआ ये स्टॉक, उसके बाद अभी पस पड़ा हुआ है। क्या ये सही वाइज स्ट्रैटेजी, यूनाइटेड स्पिरिट से लॉस बुक करूं और वेदांता में स्विच कर दूं? वेदांता के प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हैं कि यूएसएल से? वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ड ऑन जो हमने पहले चर्चा की, मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स ज्यादा पसंद है वेदांता से। हैविंग सेड दैट, ये बात भी ठीक है कि वेदांता आजकल काफी अच्छा डिविडेंड दे रहा है इन्वेस्टर्स को, तो वो डिविडेंड यील्ड उसका बहुत अट्रैक्टिव है। So I am actually very conflicted in this.
अगर आप मैं अगर होती इन्वेस्टेड तो आई वुड स्टे इन्वेस्टेड इन यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि मुझे उसका वैल्यूएशन ठीक लगता है, वो मुझे बिजनेस भी ज्यादा पसंद है, और स्टॉक ने डेफिनेटली आई थिंक परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब ये प्राइस नहीं है जिस पर आपको बेचना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। सो आई लीव इट टू यू, लेकिन मेरे हिसाब से इफ इट वाज मी आई वुड स्टे इन्वेस्टेड इन यूनाइटेड। वेदांता के लिए मैक्रोज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अपनी सेल्फ स्टडी के बाद दुनिया का मूड माहौल गॉज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सिक्लिकल ज्यादा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ज्यादातर जो चेकबॉक्स बताए गए थे उस पर टिक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अब इन लेवल्स के आसपास शायद लॉस बुक करना और ये पैसा वेदांता में स्विच करना शायद गलत रणनीति होगी। ये वेदांता की चुना था आपने, यूएसएल से वेदांता? ऑलरेडी शेयर्स हैं 150, वो डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो मुझे लगा यहाँ से लॉस बुक करके वो बहुत जल्दी वहां से रिकवर हो जाएगा। शर्मिला, आप भी खुद भी कह रहे हो डिविडेंड रोल आउट तो वाकई बहुत तगड़ा है, रिकवर वहां हो जाएगा ऐसा मान लो क्या, या बिल्कुल ही ना है, यूएसएल ही रहना है? So that's which is why I said कि मैं उन पर छोड़ती हूँ, लेकिन as I said if it was me I would stay invested in United States। सर इसमें एवरेज करने के लिए क्या मैम, एवरेज किस टाइम पर कर सकते हैं यूएसएल में? क्या अभी राइट टाइम है एवरेज करने के लिए? वैल्यूएशन वाइज ऐसा लग रहा है, लेकिन आप एक बार रिजल्ट्स देखिए और उसके बाद तय करिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स थोड़े खराब, सॉफ्ट नरमी थी रिजल्ट्स में, इसी वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन 2020 जो कोविड का साल था वो इन सब अल्कोहल कंपनीज के लिए बहुत अच्छा साल था, लेकिन उसके बाद जब से ओपन अप हुआ है ये ट्रेड उनके लिए इतना देयर हैज बीन अ सॉफ्टनिंग इन नंबर्स, तो थोड़ा आप रिजल्ट्स का इंतजार करिए और उसके बाद आप नया लेने का, एवरेज करने का सोचिए। लो दीपा मैम, मैं आप कुछ नहीं बोल रहा, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके पास लौट के आऊं। दिल्ली से शशि प्रभा जी स्क्रीन पे। शशि मैम के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, वो दिख नहीं पाएंगे आपको, तो फाइनली हमें फोन लाइन पे जोड़ना पड़ा। शशि मैम सॉरी वो इश्यूज को लेकर, लेकिन आपका पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास इंडियन बैंक 2000 शेयर हैं, एवरेज प्राइस पे 260 के इंडियन बैंक। हाँ बिल्कुल आवाज आ गई। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था शशि मैम, या आपने ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया था? अगस्त 18 में लेना शुरू किया था, ये उसी समय नीचे गिरना शुरू हुआ, तो बेवकूफी थी मेरी कि मैं गिरते हुए शेयर को मैं एवरेज करती चली गई। 2000 शेयर हैं एट प्रेजेंट, मैं इस समय तो प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं इसे लॉन्ग टर्म रख सकती हूँ। चलिए, गलत शेयर को एवरेज करते चले गए, लेकिन फाइनली पेशेंस ने पे ऑफ करा। शर्मिला, 60 रुपए हर स्टॉक खरीद भाव से ऊपर। राइट करें इंडियन बैंक, सरकारी बैंक्स को लेकर जो मोमेंटम बना हुआ है, या नहीं मुनाफा बांध लिया जाए? तो दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो मेरे हिसाब से अर्निंग सीजन में अगर दो सेक्टर्स में क्लोजली वॉच कर रही हूँ, तो एक आईटी है, एक बैंकिंग है, और दोनों अलग वजह से। बैंकिंग इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा था कि शायद हम स्लो डाउन देखेंगे अर्निंग्स में, बैंकिंग में, एंड द बेस्ट इज बिहाइंड देम। अभी तक जो नतीजे आए हैं दे बीन सॉर्ट ऑफ कुछ बहुत अच्छे आए हैं, और इंडियन बैंक से भी यही उम्मीद है कि इनके नतीजे अच्छे आएंगे, विच वाज माय सेकंड पॉइंट। तो मेरे हिसाब से आपको नतीजों का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिससे मुझे ये कहना पड़े कि आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, तो अभी के लिए बिल्कुल बने रहिए मैम। फाइनली आपका पेशेंस पे ऑफ कर रहा है, शायद और अच्छा उछाल। आज सुबह भी वैसे अगर आपने मुनाफे की तैयारी सुबह 8 बजे का शो देखा होगा, तो उसमें एक्सपर्ट ने खास तौर पे पीएसयू बैंक्स के 20 को लेने तक की बात करी थी कि शायद ये पॉकेट वापस एक और मोमेंटम की तैयारी कर रही है, एक और तेजी का दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है। दीपा मैम, अगला सवाल। शर्मिला जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी रिकमेंडेशन ईटीएफ्स पे। नहीं, कौन सा ईटीएफ? जनरली ईटीएफ्स पे जनरली कौन से बेस्ट ईटीएफ है? मैंने अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया ईटीएफ में। शुरुआत तो निफ्टी के ईटीएफ से करी है, लेकिन शर्मिला जी आंसर करेंगी। शर्मिला मैम, भाई ईटीएफ में निवेश करा जाए, आपका व्यू क्या बनता है और किससे शुरुआत करी जाए? बिल्कुल, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। मेरे हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड का निफ्टी ईटीएफ सबसे बेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके पास कोई ईटीएफ नहीं है। सो उस पर आप एक ये कर सकते हैं। एक अच्छा ऑल्टरनेटिव और एक है, वो है गोल्ड ईटीएफ। उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं इन द करंट एनवायरनमेंट, जिस तरह से बातें हो रही है गोल्ड के प्राइसेस को लेकर। बट आई थिंक द फर्स्ट स्टार्ट शुड बी डेफिनेटली निफ्टी ईटीएफ।
ज्योति मैम, अगला सवाल, प्रिंस पाइप्स यस सर। कितने स्टॉक्स किस भाव पे? ज्योति मैम, सॉरी सर, कितने स्टॉक से क्वांटिटी आ गया? 762 पर सर। 2 साल हो गए मुझे इसको होल्ड करते हुए। शर्मिला, प्रिंस पाइप्स 2 साल हो गए, 160 रुपए का लॉस पर स्टॉक। यस, सो आई थिंक यहाँ पर इस तरह का पिक्चर है कि नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं है और वैल्यूएशन भी हाई है। सो इट्स जिस तरह से हम बात कर रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में मेरे को वैल्यूएशन ठीक लग रहे थे, लेकिन प्रिंस पाइप में वैल्यूएशन भी थोड़े हायर साइड पे मिले। लेकिन जो बिजनेस प्रिंस पाइप्स, जिस बिजनेस में प्रिंस पाइप्स है, दैट इज प्लास्टिक पाइप्स, उसके लिए मेरे हिसाब से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट और जो सराउंडिंग सेक्टर्स है उसमें पिकअप है, उस वजह से ऐसे लगता है कि शायद यहाँ से उनके नतीजे बेहतर है। तो मेरे हिसाब से वंस अगेन जस्ट वेट फॉर क्वार्टर नंबर्स और एक बार मैनेजमेंट क्या कहती है आउटलुक के बारे में वो सुनिए और तय करिए। लेकिन इफ यू वर टू आस्क मी बिटवीन द टू, आई एम मोर नेगेटिव ऑन प्रिंस पाइप्स देन यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो लॉस बुक करना बेहतर है क्या? अभी भी अगर महंगा लग रहा है, मुझे तो लॉस हो ही रहा है ऑलरेडी इसमें। इसलिए मैंने कहा कि वेट फॉर नंबर्स और उसके बाद तय करिए। क्वार्टरली नंबर्स का एक बार इंतजार करेंगे, लेकिन कमजोर कड़ी है ये आपके पोर्टफोलियो की, ऐसा शर्मिला मानती है। शशि मैम, इंडियन बैंक के बाद अगला सवाल। सर मेरे पास द्वारकेश शुगर के भी 2200 शेयर हैं। द्वारकेश शुगर 122 रुपए की खरीद। मैंने 120 रुपए के रेट 135 आया भी था, तो मैंने इसको बेचा नहीं, मैंने कहा 150 पर जाएगा, तो क्या दोबारा आएगा 150 या 135? तो ये भी एवरेज करते करते 2200 भर लिया, ऐसा है क्या? हाँ जी सर, मेरे पास इसकी 70 रुपए से परचेज है, 70 रुपए से। वीडियो क्यों नहीं मिल पाया? लिंक समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि आपका ऑडियो तक खराब आ रहा है। कहाँ बैठे हो आप? घर से कहीं दूर हो क्या? सर घर में ही बैठे हो, पता नहीं क्या है, वो अपडेट नहीं हो पाया जूम। हाँ, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। मैं अजम्पशन ये ले रहा हूँ कि लॉस गया, भरते गए एवरेज करते गए, लेकिन वहां पे एवरेज करके इंडियन बैंक में फायदा हो गया। यहाँ द्वारकेश एवरेज के बाद और नुकसान में ही है, 27-30 रुपया। भाई बहुत एवरेज कर लिया। 2200 स्टॉक्स हैं शर्मिला, क्या करें? देखिए, शुगर को समझने के लिए ना हमको थोड़ा प्रिज्म बदलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्योंकि एक सिक्लिकल सेक्टर है, कमोडिटी है, सॉफ्ट कमोडिटी है, तो इसमें किस तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। मेरे हिसाब से नेगेटिव ये है कि गवर्नमेंट कभी भी शुगर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये डायरेक्टली वी कंज्यूम क्वाइट अ लॉट ऑफ शुगर और ये थोड़ा सेंसिटिव कमोडिटी है। तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत कर्व हमेशा आएगा जब ग्लोबली प्राइसेस ऊपर रहेंगे, तो हमें कंपनी को पूरा उसका कभी फायदा मिलेगा नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ कर्व आएगा, ये आएगा, उस तरह की कुछ ना कुछ बातें होगी। पॉजिटिव ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें हो रही है और आई थिंक वो काफी तेजी से बढ़ रही है वो बातें। हालांकि बातें हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ होगा। तो ऐसे लग रहा है कि अगले 2-3 सालों में हमारा जो एथेनॉल हम डीजल पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और उसका सीधा फायदा शुगर कंपनीज को मिलेगा। ग्लोबली प्राइसेस फिलहाल फर्म है, तो क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर है, हम ये देखते हैं कि जब चीजें ठीक नहीं रहती तो ये कंपनीज लॉस भी बुक करती है और फिर वो रिकवरी आती है जब चीजें ठीक हो जाती है। सो माय गेस इज कि आपने एवरेज यानी आपने ऊपर के लेवल में लेकर यू बीन एवरेजिंग ऑन द जैसे प्राइसेस नीचे गए और अब थोड़ी रिकवरी आ रही है, इस तरह का मुझे फीलिंग आ रहा है। सो आई थिंक स्टे पुट फॉर नाउ। मेरे हिसाब से और 1-2 क्वार्टर आप इसमें इंतजार करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस यानी चीजें इंप्रूव हो सकती है शुगर सेक्टर के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए शशि मैम, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। दीपा मैम, डायरेक्टर साहब से लड़के एक क्वेरी और चलिए, एक सवाल लास्ट क्विकली। थैंक यू आशीष जी। एक्चुअल में मैम मेरे पास इन्फोसिस है, वो 1425 के रेट में है 100 शेयर्स, तो अब ये डाउन जाते जा रहे हैं, 1228 पे हैं, तो मैं क्या करूं, इसको एवरेज कर सकती हूं अभी? क्योंकि ये नहीं, दिक्कत है, नंबर्स दिक्कत में थे, बियर ग्रिप में। अब तो टीसीएस के साथ आज सुबह हम लोग कंपैरिजन भी दिखा रहे थे, टीसीएस कैसे अब बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है और इन्फोसिस कितनी पिटाई झेल रहा है। शर्मिला, कहीं एवरेज करने का मन या अभी रुकना चाहिए इसमें एवरेजिंग के लिए? अभी क्लैरिटी आना बचा रह गया है।
मैं आपको मेरा पर्सनल ये बताती हूँ इसमें। एक तो एवरेज के हिसाब से आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि जैसे आशीष कह रहे थे, फिलहाल जिस तरह की कमेंट्री आई वो इतनी अच्छी नहीं थी, और ओवरऑल एनवायरनमेंट जो यूएस में है वो भी इज नॉट सपोर्टिव। तो मेरे हिसाब से एवरेज करने के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन आपको रुकना चाहिए कि नहीं इन्फोसिस में? आई हैव बॉट इन्फोसिस परहैप्स एट द हाईएस्ट एवर प्राइस, लेकिन आज के तारीख में आई एम मेकिंग मनी ऑन इट, क्योंकि ये इस तरह की जो अच्छी कंपनीज रहती है वो जब आप बने रहते हैं शेयर में, आई एम टॉकिंग ऑफ लाइक 4 years 5 years, उस तरह का अगर आपका टाइम फ्रेम हो तो ये आपको बोनस देती है, और वो चीजें उनके लिए सुधरती है। तो आप उसमें बने रहते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जरूर पैसा इसमें बनाते होंगे। ऑफ कोर्स व्हेन आई बॉट इट, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट भी आया, अभी वो सब चीजें नहीं होगी, लेकिन स्टॉक स्प्लिट आया, बोनस आया, एंड देन सॉर्ट ऑफ आई मेड मनी। द सेकेंड वेरी फनी थिंग इज दैट अगर आप देखेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, और हमेशा मैं इट्स द आयरनी, शायद मैंने इन्फोसिस और आईटीसी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लिया था, बट ऑन टुडेज डेट आई एम मेकिंग मच मोर मनी इन आईटीसी देन आई एम इन इन्फोसिस। लेकिन अगर आप मुझे कभी भी पूछेंगे तो एज अ कंपनी हम ऑफ कोर्स ज्यादा इन्फोसिस को प्रिफर करेंगे ओवर आईटीसी, अगर आप बिजनेस वगैरह की बात करें तो। बट फॉर्चुनेटली मैं दोनों स्टॉक्स पर पैसा बना रही हूँ, तो मेरी राय में आपको ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक समझकर इसमें बने रहना चाहिए। बढ़िया। चलिए, इस नोट पर दीपा मैम, होपफुली आप खुश जाओगे। घर पे ही हो आप तो बाय द वे, लेकिन खुशी खुशी टर्न ऑफ करोगे। ज्योति मैम, शशि मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। शर्मिला, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, ब्रेक पे जाते थे बता दूं, आज सुबह कैबिनेट और सीसीए की बैठक 11:30 बजे थी। अब अपडेट ये आ रहा है कि 11:30 बजे सुबह नहीं, अब वो 5 बजे शाम को कैबिनेट और सीसीए की बैठक। चलिए, अच्छा है, जो आउटकम आएगा उस पर कल सुबह शेयर बाजार लाइक होगा तो रिएक्शन देखने को मिलेगा। ब्रेक के उस पर लौटेंगे क्विक मार्केट चेक के साथ।